वसंत उत्सव के केवीसी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वर्ष 2020 में हुए प्री टेस्ट एग्ज़ाम के प्रश्न को। और आज का जो हमारा प्रश्न है ये है कक्षा 9 से 10 में पूछे गए प्रश्न। जब 2020 में केबीसी हुआ था और केबीसी के पहले प्री टेस्ट लिया गया था तो उसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट को हम लोगों ने शामिल किया था। क्लास 6 to 8 के लिए एक प्रश्न पत्र था और क्लास 9 to 10 के लिए एक प्रश्न पत्र था। जबकि 2021 में क्या हुआ कि हम लोगों ने 6 to 12 के लिए केबीसी किया और तब 3 प्रश्न पत्र प्रोवाइड किए गए थे, उपलब्ध करवाए गए थे। क्लास 6 to 8 के लिए एक प्रश्न पत्र, क्लास 9 to 10 के लिए एक प्रश्न पत्र और क्लास 11 to 12 के लिए एक प्रश्न पत्र था। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को वारी वारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम केबीसी हुआ था कासिलग्राम में, तो यहाँ पर क्लास 9 to 10 के लिए हम लोग एक एक प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया था और उसका सही उत्तर क्या होना है। तो बिना देर करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। ये वर्ष 2020 का प्रश्न है ना, तो वर्ष 2020 में गृह मंत्री वर्तमान में भी वही है और उस समय भी वही थे। चूँकि 2019 में चुनाव हुआ था तो हमारे गृह मंत्री कौन है, तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो बी विकल्प सही हो गया। दूसरा प्रश्न है रूट 2 है, यानी रूट 2 बताना है कि आपको क्या है। विकल्प के अनुसार परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाता है रूट 2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन है। आपको यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्प में से बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। कोयला है, हवा है, वन है, सभी है। तो क्या प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन सभी है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाता है। कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी प्राकृतिक संसाधन है और वन जो है यह भी प्राकृतिक संसाधन ही है। इसलिए यहाँ पर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी सभी। उसके बाद आइए चौथा नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा। दिन बड़ा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी, दोनों अपरिवर्तित रहेगा या दोनों असमान रहेगा। क्या होगा यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, दोनों अपरिवर्तित रहेगा। यानी पृथ्वी से वायुमंडल यदि हटा भी लेते हैं तो इसमें दिन रात बड़ा छोटा होने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दैनिक गति के कारण दिन रात होता है। ठीक है, वायुमंडल से इसको कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, या कभी कभी यदि आपको पूछ दिया जाए कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो दोनों का जवाब एक ही होगा। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 7। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो आपका हो जाएगा 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब अगला छठा प्रश्न जो है, यदि किसी अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यह प्रश्न आपको बना कर देखना होगा। इसके लिए मैं सूत्र बता देता हूं आपको कि वृत्त की परिमाप बराबर होता है 2πr। ये हो गया वृत्त की परिधि या परिमाप, इतना बराबर आपको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से आप क्या करेंगे कि r निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, और जब आपका r निकल जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36/2π। इस प्रकार से हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका πr²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि πr²। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मिटाइए। ये हो गया पाई और r के जगह क्या था 36/2π और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है पाई इंटू गुना का चिन्ह है 36/2π और गुना 36/2π। तो एक पाई तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 18 दूना 36 और इससे भी कट जाएगा 18 दूना 36। तो ऊपर में बच गया 18 गुना 18, नीचे हो गया एक तो पाई। इसको लिख लेते हैं 18 गुना 18 और नीचे बचा था सिर्फ पाई। पाई का मान क्या होता है, फिर से मैं लिख देता हूँ 18 गुना 18, पाई का मतलब होता है 22 और बटे नीचे वाला जो 7 है इसको ऊपर कर लीजिए 7। ठीक है,
अब इसको फिर से कटा दीजिए, तो इसको कहेंगे 11 गुना 2 22 और 9 दूना 18। अब इसको आप यदि गुना करेंगे और फिर से भाग दे देंगे सब कुछ करने के बाद, तो आपका पूरा कट के जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर उतना बारीकी से लिखा नहीं जा सकता है स्क्रीन पर, इसलिए तो आपका 6 का कितना हो जाएगा, विकल्प सी 77 सेंटीमीटर। आप विद्यार्थियों में से जिनकी भी इच्छा हो केवीसी देने की, फॉर्म भराना जारी है, फॉर्म भरा जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भर के जमा कर चुके हैं, तो आप लोग भी फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। जमा कहाँ करेंगे, इसके लिए आपके फॉर्म पर भी लिखा हुआ है, और नहीं तो जब आप उच्च विद्यालय काशिल आएंगे, जहाँ पर मेला लगता है, जहाँ पर हटिया लगता है काशिल ग्राम में, वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर 3 दुकान में से एक संदीप जनरल स्टोर है, एक बिट्टू का बुक्स और मनिहारा का आइटम मिला हुआ है, गुमटी टाइप का बना हुआ है, वहाँ पर जमा कर सकते हैं, और एक रंजीत डिजिटल है, रंजीत का उसका फ़ोटोकॉपी या फोटोग्राफी का दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, वहाँ पर भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। तीनों जगह फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म आपको उपलब्ध है, और तीनों में से कहीं भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। 2022 के लिए हमारे केवीसी का फॉर्म मिलना शुरू हो गया है, तो देर ना करते हुए आप विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। और पिछले वर्ष दिए गए प्रश्न को मैं 2020 के लिए अभी दे रहा हूं, वर्ष 2020 के लिए, वर्ष 2021 के लिए, दोनों वर्ष के प्रश्न मैं आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। आप जो कोई भी प्रश्न नहीं देख पाए हैं, प्रश्न केवीसी में प्री टेस्ट में किस प्रकार से पूछा जाता है, वो यहाँ से देखकर आपको पता चल जाएगा। यदि आप में से कोई किसी स्टूडेंट को यह इच्छा हो कि हम प्रश्न पत्र डाउनलोड करके देखना चाहते हैं वीडियो में नहीं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा। आप वहां से जाकर के इस प्रश्न पत्र को, जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री में कर लेंगे। वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा ब्लू कलर का, उस लिंक को जैसे ही आप टच करेंगे आपके मोबाइल में वो डाउनलोड हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे क्योंकि 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा तेज़ी में चलेंगे। ठीक है, आप बारीकी से सिर्फ सुनते जाइए, देखते जाइए, 15 मिनट में सब समाप्त हो जाएगा। आइए, उसके बाद अगला है, बिहार निम्न में से राज्य है। तो बिहार किस प्रकार का राज्य है? बिहार हमारा जो है ना, वो कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में उद्योग नहीं है, बल्कि क्या है, कृषि है। अब अगला ये क्या है, 8वां नंबर है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है। इससे ज्ञात होता है कि दर्पण कैसा है, अवतल है, उत्तल है, कैसा है। तो इससे सही पता चलता है कि दर्पण क्या है, अवतल है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक ना, वर्चुअल बनता है, काल्पनिक जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय टीम के कप्तान है। वर्ष 2020 का ये प्रश्न है, तो आपको समझना है कि वर्ष 2020 में भारतीय टीम का कप्तान कौन थे। तो उस समय थे विराट कोहली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत? जनरेटर चलते सब कोई देखते होंगे, शादी विवाह किसी भी अवसर पर, मेला ठेला में, तो वो क्या है, जनरेटर एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा में, डीजल चलता है और फिर लाइन उत्पन्न होता है। नहीं तो विद्युत जनित्र जो है, जनरेटर जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है कि विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आइए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान है अंशतः लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, अंशतः कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है वह अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। अगला है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अंग। हमारा जो भागलपुर, अपना भागलपुर जो है, यहीं पर भागलपुर जिला में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, पुराना विश्वविद्यालय है। तो ये उस समय क्या कहा जाता था, अंग प्रदेश कहा जाता है भागलपुर को। ठीक है, अब अगला है, दास कैपिटल जो है किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है? ये कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। क्या होगा? ग्राम पंचायत ही होगा। ठीक है,
अब आइए, अब अगला 15 नंबर क्वेश्चन है 1, 8, 27। आपको बताना है कि अगला सही कौन सा होगा। तो अगला सही हो जाएगा आपका, आप समझिए कि 1 पर पावर 3 देंगे ना तो 1 ही होगा, 2 पर पावर जब 3 देंगे ना तो 8 होगा, 3 पर पावर जब 3 देंगे ना तो 27 होगा। अब अगला क्या होगा, 1 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, तो 4 पर पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, यानी पूछने का मतलब है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा धर्म एवं अधर्म के मामले में तटस्थ रहना। धर्म और अधर्म दोनों के मामले में स्थिर रहना। तटस्थ रहने का मतलब स्थिर रहना, कभी यह बोल देना कभी वह बोल देना, ऐसा नहीं। जो है एक बार है वहीं पर स्थित है, उसमें फेरबदल नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। आइए, उसके बाद है पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है ये इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ था। उसके बाद है चर्चित टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के प्रस्तुत करता है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ये आप लोग सब जानते होंगे। केबीसी कौन करवाते हैं? तो टेलीविज़न पर जो आता है वो अक्षय कुमार गलत बोल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन करवाते हैं। ठीक है, इनको चलिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोग भी इस प्रतियोगिता को केबीसी के फॉर्म में करवा रहे हैं, जिसके आप लोग प्रतिभागी हैं, आप लोग भाग लेते हैं, केबीसी को प्रेरणा देते हैं, बल प्रदान करते हैं और अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाने की दिशा में एक कार्य आगे करते हैं। आइए आगे है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। विकल्प सी में है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 राजनीति पार्टी जनता दल यू किस राज्य के मुख्य रूप से है? किस राज्य से मुख्य रूप से संबंध रखता है? तो ये आपका बिहार से संबंध रखता है मुख्य रूप से। जनता दल यू, जनता दल यू, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू इनको बोलते हैं। तो ये कौन? नीतीश कुमार की जो पार्टी है वही है जेडीयू। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप। नहीं, जेडीयू नीतीश जी का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप। चलिए, आपको वोट अभी नहीं देना है। अगला आइए, पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है ना, मुख्य पूछा गया है तो मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये आप जानते हैं। आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 23 इस विधि द्वारा ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको बताना है कि किस विधि द्वारा, ठीक ना, कि ठोस जो है सीधे गैस में बदल जाता है। तो इसको बोलते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन। आपका जो कपूर है, आरती के समय आप आरती देते समय उसमें दिया जलाने के काम में आता है, या आरती देने वाला लौ जलाने के काम में आता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हुआ कि ठोस से पिघलकर पहले गैस नहीं बनेगा, बल्कि ठोस धीरे धीरे वाष्प बन जाएगा डायरेक्ट। तो इसी क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है इंद्रधनुष कितने अलग अलग रंगों का सम्मिश्रण होता है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार आ गया है, पूछा गया था कि सूर्य प्रकाश जो है कितने रंगों का सम्मिश्रण है? तो वहाँ भी उत्तर 7 था, और इंद्रधनुष में भी कितने रंग? 7 रंग। ठीक है, अब आइए अगला है सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में जो है ना उत्तल लेंस प्रयोग किया था। सूक्ष्मदर्शी का मतलब छोटा चीज को देखने, सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म चीजों को दर्शन कराने वाला, नहीं बहुत सूक्ष्म, जो आंख से नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको देखने वाला यंत्र। तो बड़ा करके दिखाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है हाल ही में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राम मंदिर पर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया है। यह मंदिर जो है कहाँ निर्मित होगा? अयोध्या में। इसका तो कोई जवाब पूछने का जरूरत ही नहीं है। अयोध्या में। हम लोग जो प्रश्न शामिल करते हैं निश्चित रूप से वह विषयवत होता है, विषयवार होता है। यानी आप 6, 7, 8 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से 6 क्लास या 6 क्लास के नीचे वर्ग के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि कोई 9, 10 में पढ़ते हैं तो वह निश्चित रूप से 6, 7, 8 3 ही क्लास का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 9, 10 क्लास का आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यदि मैं 10 का प्रश्न पूछ लूँगा तो 9 का क्लास का स्टूडेंट कैसे जवाब देगा। तो हम लोग क्या करते हैं,
फिर 11-12 के लिए क्या होता है, 11-12 को जो प्रश्न पूछा जाता है वो अंडर 10 प्रश्न पूछा जाता है, 10 क्लास के पहले का प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन आपके सब्जेक्ट से हटकर दो जगह से हम लोग प्रश्न लेते हैं जो आपके सब्जेक्ट का नहीं होता। एक समसामयिकी घटना पर आधारित, जिसको करेंट अफेयर्स अंग्रेजी में बोलते हैं, और दूसरा थोड़ा रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ प्रश्न को लेते हैं। तो ये जो अभी प्रश्न आपको 26 नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, वर्तमान घटना पर आधारित है, समसामयिक घटना पर आधारित है, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको जवाब देने होते हैं। इसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, कम हुई होती है। आइए अगला प्रश्न है, दिन और रात होते हैं। मैंने कहा था, पीछे एक प्रश्न आया था, वहाँ पर मैंने कहा था कि वायुमंडल हटाने से दिन रात होने को कोई मतलब नहीं, दैनिक गति के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। देखिए यहाँ पर वो आ गया, क्वेश्चन नंबर 27 का सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, आकार में पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है 5वां बड़ा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, तीसरा बड़ा ग्रह है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपका सही उत्तर हो जाता है, पृथ्वी जो है ना आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, ठीक है ना, और 5वां बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह यदि आपसे पूछ दिया तब तो आपका क्या है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अगला है, दो कोण आपस में पूरक कोण होंगे यदि वे न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो। करेक्ट, दो कोण आपस में पूरक कोण होंगे। पूरक कोण कब होगा, एक होता है पूरक कोण, एक होता है कोटि पूरक कोण, बहुत सारा नहीं। तो आपको बताना है कि पूरक कोण का मतलब क्या हुआ, यदि दो कोण आपस में पूरक हो जाता है, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, समकोण। पूरक कोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री का कोण, नहीं। और समपूरक का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री का। पूरक कोण और कोटि पूरक कोण दोनों के लिए क्या होता है, 90 डिग्री को ही बोलते हैं, पूरक कोण भी, कोटि पूरक कोण भी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसको समझते हैं। यहाँ कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर मैं सूत्र सिर्फ आपको बता देता हूँ। एस निकालने के लिए सूत्र होता है, भुजा है ए, भुजा है दूसरी बी, और तीसरी भुजा है सी। तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ये एस निकल जाएगा। और एक हीरो का सूत्र बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ त्रिभुज है, और रूट अंडर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू फिर से एस माइनस सी। तो इस सूत्र पर आप इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, इसका सही उत्तर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है, कहता है दुर्जन का संधि विच्छेद है। तो दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुह जोड़ जन। ऑप्शन बी है आपका, नहीं, दुह जोड़ जन दुर्जन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये अभी हिंदी से रिलेटेड है, कारण निम्न में से शुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा आशीर्वाद लिखा हुआ शुद्ध है आपको, आशीर्वाद ये वाला शुद्ध है कि आशीर्वाद ये वाला शुद्ध है कि ये वाला, कौन सा आशीर्वाद आपको। देखिए आशीर र है ना, आशीर जहाँ पर उच्चारण आएगा वहाँ पर के बाद से आपका रेफ होना चाहिए। तो आशीर में देखिए ये वाला में रेफ जो है ना आरसी इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये 3 पर बात करते हैं। अच्छा, आशीर्वाद जब बोलते हैं ना तो वहाँ स तालव श में दीर्घिका होना चाहिए। तो यहाँ पर है आपका, अब आपका एक ही बार में तालव श आ, तालव शम दीर्घिका, वो पर रेफ, वो म आ का वे रेफ और 2 आशीर्वाद, ये वाला आपका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 जो है अपना, ये कहता है जो आसानी से मिलता है। ये भी हिंदी का ही प्रश्न है, जो आसानी से मिलता है अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द है आपको बताना है, इसको बोलते हैं सुलभ। जो आसानी से मिलता है सुलभ। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस हम लोग क्या मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है, नहीं, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, ढाका, ठीक है। बांग्लादेश के रुपया का नाम क्या है, टका, और वहाँ की राजधानी कहाँ है, ढाका। अच्छा चलिए 37 नंबर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया,
क्वेश्चन नंबर 38, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में, आपको बताना है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोलना है कितने वर्षों में, इसको बनाकर देखना पड़ेगा। सूत्र यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। मैं लिख दूँ, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी P गुना दर यानी समय और गुना दर बटे 100, ये होता है ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है ये सूत्र। उसके बाद आपको जो भी निकालना है इसी सूत्र को उलट पुलट इधर उधर करके आप सब निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ब्याज 2 गुना हो जाता है। नहीं, चलिए उसके बाद अच्छा, इसका सही उत्तर मैंने नहीं बताया, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 12.5 वर्ष में, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 मीटर और 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, ये आप बनाकर देख लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ए मान लीजिए कोई चीज़ का भुजा है तो ए स्क्वायर बोल सकते हैं, या डायरेक्ट लिख देंगे भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। चलिए अब अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है -3 और -2 जो है किसी बिंदु का चतुर्थांश है। यानी जो आप लोग ग्राफ बनाने समय ऐसा करते हैं तो -3 और -2 की ये हुआ पहला चतुर्थांश, ये हुआ दूसरा चतुर्थांश, ये हुआ तीसरा चतुर्थांश और ये हुआ चौथा चतुर्थांश। तो किस चतुर्थांश में आएगा -3 और -2? तो तीसरे चतुर्थांश में ये आता है। ठीक ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40 का सी आंसर, तीसरा चतुर्थांश। उसके बाद अगला है साइन ए बराबर 12/13 है तो tan a का मान कितना होगा। तो साइन ए बराबर यदि 12/13 है तो tan a का मान कितना होगा। आप सबसे पहले जानिए कि साइन ए बराबर 12/13 है तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P और H का मान दिया हुआ है। तो आपको B का मान पहले निकालना है। तो B का मान यदि 12 और 13 है तो 1 ठो 5 आता है। ठीक है, ये आपको यदि नहीं निकालने का मन हो तो क्या ट्रिक दिमाग में लगाना चाहिए, तो यहाँ पर आप दिमाग में यह लगा सकते हैं कि कितना होगा आपके बी का मान। तो देखिए चारों विकल्प में ना 5 ही है, तीसरा चीज़ ये देखिए 5 ही है ना। इसका मतलब हुआ कि एक 12 है, एक 13 है और तीसरा सब जगह 5 दिया हुआ है, तो ये निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। आप समझ जाइए मन ही मन, एडवांस दिमाग लगाइए कि 5 ही होगा। ठीक है, अच्छा tan थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो आपका h जो है दोनों में कट जाएगा, नहीं कि 12 बटे हो जाएगा आपका 5। तो विकल्प सी आपको हमको लग रहा है कि यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ना। तो थोड़ा एडवांस दिमाग लगाएंगे तो ये सब क्वेश्चन जो है कॉपी पर नहीं बनाना पड़ेगा, वो ऐसे ही बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 42 है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 या 208? जल्दी बताइए। मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में 206 और थोड़ा सा छोटा जो है शिशु में 208 होता है, और भी छोटा होगा तो और ज़्यादा होगा। तो 206 आपको जानना है। उसके बाद क्या है, एस्ट्रोजेन क्या है। तो एस्ट्रोजेन एक हार्मोन है, ये जानिए आप। एस्ट्रोजेन क्या है, एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है 44, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अमीटर का उपयोग करते हैं, अमीटर। ठीक है, सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक क्या होगा, चांदी। सबसे अच्छा चालक क्या होगा, चांदी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, अभिनेता रवि किशन का संबंध क्या है, भोजपुरी फिल्मों से है। आप लोग खूब फिल्म भी देखते हैं, सब जानते हैं कि रवि किशन भोजपुरी का हीरो है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, कृषि पशुपालन इत्यादि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं। तो कृषि पशुपालन इत्यादि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अर्थव्यवस्था जब पढ़िएगा, अर्थ इकोनॉमिक्स जब पढ़िएगा तो कृषि पशुपालन ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अच्छा रवि किशन के बारे में और भी बात बता दूं कि वो हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं और दक्षिण भारत के फिल्मों में भी काम करते हैं, इसलिए 46 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी आ जाएगा। मैंने सभी विकल्प को नहीं पढ़ा था इसलिए, और क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ने में जब ध्यान गया तो मुझे लगा कि ये सभी आंसर सही होगा, 46 का डी। आइए 48 है, अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे है। कहाँ पर है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, 48 का सी, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट, बी नंबर ऑप्शन में है, इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद आइए अब क्या है, मर्रे
मर्रे डार्लिंग किस देश की नदी है ना? मर्रे डार्लिंग, डार्लिंग मरे तो मरे, लेकिन आपको जवाब देना है कि यह किस देश की नदी है। तो मर्रे डार्लिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया की नदी का नाम है। आपके बुक का है ये प्रश्न, बुक से बाहर नहीं है। मर्रे डार्लिंग जो है किस देश की नदी है? ऑस्ट्रेलिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी? तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोगों को लगता होगा कि भारी भरकम प्रश्न है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ समझ समझ के बनाने का है। जब सूर्य पृथ्वी के बीच में जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण लग जाएगा। बीच में चंद्रमा जैसे आएगा ना तो क्या होगा? पृथ्वी पर से सूर्य दिखाई नहीं देने लगेगा, और जो चीज़ नहीं दिखने लगता है तो उसी को ग्रहण बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कहाँ पर है? सी नंबर में सूर्य ग्रहण। उसके बाद अगला है, पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मध्य में है तो मध्य में बोलते हैं इसको विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। आइए अगला है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें आप गिनते रहिएगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 14 है। उसके बाद अगला है 54 है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। 7 से कम होने के बाद अम्लीय और 7 से अधिक होने के बाद क्षारीय, ठीक ना? तो उदासीन विलय का अम्लीय मान कितना होगा? ये हो जाएगा आपका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये हो गया था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। अगला आइए, खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो जब रबर बैंड को आप खींच के रखे हैं ना तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। खींचने के कारण स्थिति, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको स्थितिज ऊर्जा। CH4 मीथेन, रासायनिक सूत्र क्या होगा? CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। चलिए ये क्लियर हो गया, CH4 मीथेन। और उसके बाद अब अगला रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि ये जो है मेरे पिता, इसके पिता के पुत्र है। महिला उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से संबंधित है? तो महिला उस व्यक्ति के साथ जो है, आप और समझ के बनाइएगा, बुआ से संबंधित है। ठीक है, अब फिर से इसको समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, सब्र कीजिएगा, सुनिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, एक व्यक्ति, यानी मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आपका परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, आपका परिचय दे रहा, आप एक व्यक्ति, आप एक महिला बोल रही है, ने कहा कि मेरे पिता, उस महिला का पिता, इसके पिता के, यानी अब आपका पिता और उस महिला का पिता, ठीक ना, मेरे पिता के पिता हैं। समझिएगा, तो क्या होगा कि आपके पिता के पिता, महिला ने कहा कि मेरे जो पिता है, उस महिला का जो पिता है अब आपके पिता के पिता हैं, यानी कि आपके पिताजी की वो बहन है, और आपके पिताजी की बहन आपको बुआ लगेगी। ठीक है, अब अगला 59 में आइए, निम्न में से विषम कौन है? तो वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है और आयत है। इसमें विषम कौन है? वर्ग, त्रिभुज, आयत, इसमें से आपको विषम जो है, सभी आकृतियों में कोण बन रहा है। नहीं, वर्ग में भी, आयत में भी, त्रिभुज में भी, सब में कोण बन रहा है, लेकिन वर्ग जो है, ये वृत्त जो है, विकल्प सी में वृत्त जो है, इसमें कोई कोण नहीं बन रहा है, इसलिए विषम है। विषम का मतलब सब एक तरह का और एक दूसरे तरह का। अब अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर √3/2 हो तो a+1 + a + 1 - a का मान क्या होगा? ये आपको बनाकर देखना पड़ेगा कि क्या होगा। मैं इसका यहाँ पर उत्तर बोल देता हूँ कि इसका उत्तर हो जाएगा √3। अब अगला क्वेश्चन नंबर 61, दो संख्याओं का योग 15 है तथा इसके वर्गों का योग जो है 113 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो आपका जवाब जो भी हो आप बनाकर इसको देख लीजिएगा। सही उत्तर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50। आइए क्वेश्चन नंबर 62 है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? जंग लगेगा तो लोहे का भार बढ़ जाएगा। उसके बाद बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग पता नहीं कितना होगा, नहीं बहुत ज़्यादा होगा। चलिए तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये हो जाएगा 20,100। आप n × n + 1 करके भी इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा।
क्या मैंने कहा, n इंटू एन प्लस 1 ऐसा करके, यानी 200 गुना 200 प्लस 1 यानी 201, इस तरह से करेंगे तो आपका जो भी उत्तर होना होगा हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्या है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कहाँ पर हुआ था भाई, अच्छा कब हुआ था, ईस्वी सन बताना है आपको। तो हल्दी घाटी का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1556 कहीं पर है क्या, 1526 है, 1576, अच्छा 1576 में ही हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। अच्छा उसके बाद कह रहा है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले तो 7 ही थी, लेकिन अब क्या है 9 हो गई है, क्योंकि आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी क्या है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रसिद्ध मंदार पर्वत स्थित है, बांका जिला में है मंदार पर्वत। 14 जनवरी को दही चूड़ा वाला पर्व में घूमने जाते हैं आप लोग ना, और पतंग उड़ाने वाला पर्व भी उसी को बोलते हैं, 14 जनवरी को तिलवा पर्व भी बोलते हैं। तो वहीं पर मंदार पर्वत है, घूमने जाते हैं आप लोग बड़ी मन से, और पूरा ऊपर पहाड़ पर चढ़ के उतरते हैं, परेशान हैरान होके भैया आते हैं घर में, बड़ी बड़ाई करते हैं, बहुत ऊंचा था हम चढ़ के आए नहीं। चलिए ईडन गार्डन स्टेडियम संबंधित है, तो ईडन गार्डन जो है कोलकाता में है और क्रिकेट के लिए ये स्टेडियम है, क्रिकेट से संबंधित है। कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अब आइए अगला है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको तो पता है नहीं, तो अबुल कलाम आज़ाद जो है ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से सदिश राशि है। सदिश क्या है, चाल अदिश है, ऊर्जा क्या है अदिश है, समय क्या है सदिश है कि अदिश है, अदिश है, बल जो है आपका सदिश राशि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, एक मोल का मान होता है, एक मोल का कितना मान होता है, तो 6.022 इंटू, ये एक्स नहीं है, इंटू 10⁻23 परमाणु होता है। एक मोल का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। अब आइए अगला है, एक तत्व परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। एक तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो किसके किसके बराबर होता है, आप ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी होगा वो कक्षा में होता है, परमाणु का द्रव्यमान जो है उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो इलेक्ट्रॉन वाला को छांट के बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इसको भी छांट के बाहर कर दीजिए, ठीक है, इसलिए आपका बी यहाँ पर ऑटोमेटिक सही होने लगा है। अब आइए, मोटरसाइकिल के आविष्कारक है, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था भाई, मोटरसाइकिल का आविष्कार डेमलर ने किया था। किसने किया था, डेमलर ने, यहाँ पर सी विकल्प में है डेमलर, ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना जो है ये ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जब किसी चीज़ का ऑक्सीकरण हो रहा है यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में द्रव ईंधन है, किसमें द्रव ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सभी। तो हमको लगता है कि आपको सभी आंसर पर टिक लगाना चाहिए, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। सोना का लैटिन नाम क्या है, सोना का लैटिन नाम क्या है, सोना का संकेत जब आप देखेंगे ना AU होता है, सोना का संकेत क्या है, AU होता है। इस तरह से ऑरम, इसका लैटिन नाम क्या है, ऑरम है। सोना का लैटिन नाम क्या है, ऑरम है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, AB की वर्तमान आयु का योग जो है 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो AB की आयु वर्ष में बताइए कि कितनी है। ये बहुत आसान प्रश्न है। आप दोनों की आयु 20 वर्ष पहले मान लीजिए कि 20 वर्ष पहले दोनों की आयु जो है 4x, और इसका कितना होगा, ये नहीं ऐसे लिखिए, 4x और 3x थी, ठीक है। अब 20 वर्ष बाद तो इसमें भी 20 जोड़ दीजिए और इसमें भी 20 जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वर्तमान में दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 110। तो ये 20 40 और 4 3 7x, यानी 7x बराबर हो जाएगा 110 माइनस ये दोनों जोड़कर उधर घटा दीजिए, 40 घटा दीजिएगा, 110 में 40 घटाइए कितना हो जाएगा 70। तो 7x बराबर 70, तो x बराबर 10, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। पूछ रहा है कि वर्तमान आयु, तो क्या कह रहा है कि आयु एक ही, यानी पहले वाला का 4, तो 4x है, 4x का मतलब हुआ 40, और 20 वर्ष पहले का हम लोग x माने थे ना 4x, तो 20 जोड़ दीजिए, 40 में 60, आपका विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाए।
चलिए आइए आगे हम लोग तेज़ी से भागते हैं, बहुत हम लोग 80 पर पहुंच गए हैं, बस 2 मिनट लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। 79 है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होता है। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कंपटीशन का भी एग्जाम दीजिएगा आगे तो यही से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1 मिनट, आप लोग ज़्यादा देर हो गया तो आधा मिनट मेरा गप सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके भविष्य का बात करने जा रहे हैं। ये जो हम लोग प्रतियोगिता करवाते हैं, प्रतियोगिता करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब आप मैट्रिक के बाद कंपटीशन की तैयारी के लिए, इंटरमीडिएट के बाद कंपटीशन तैयारी के लिए पढ़ाई कीजिएगा तो आपको तब अनुभव होगा कि वह जो केबीसी में प्रश्न पूछा जाता है उसी टाइप का प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तब आप आने वाले समय में अपने से छोटे विद्यार्थी जो कि केबीसी में भाग लेने योग्य है उनको कहिएगा कि केबीसी में भाग लो, केबीसी के भाग लेने के लिए पढ़ाई करो, ताकि यही आगे चलकर आपको काम दे देगा। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को पढ़ाई के प्रति जो है आप लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आप लोग पढ़ाई के महत्व को समझिए, इसी उम्र में समझिए, इसके लिए इस कार्यक्रम को करवाते हैं, आपको पुरस्कृत करते हैं, आपका मान बढ़ाते हैं और आपको अपने अंदर से एक नई ऊर्जा बनने के लिए यह प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग भाग लीजिए और मन से तैयारी करके एग्जाम दीजिए और फाइनल केबीसी में सिलेक्शन पाइए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 80 पाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन उनका पूरा नाम है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महान भारतीय अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो उस समय तत्कालीन में अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो इसको बोलते हैं गार्डविन आस्टीन को बोलते हैं। नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? यदि आप ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र यदि जानते हैं ना, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला सूत्र यदि आपको याद होगा तो आप समझिए कि ऊपर का वैल्यू में क्या लिख देंगे, उसका सूत्र लिख देंगे, तो ये वाला इस वाला से कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या? यही बचेगा ना। इसलिए आपका सूत्र के अनुसार उत्तर क्या हो जा रहा है? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है? तो बिहार की महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली योजना। अगला है, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 243 है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं पूछा गया, मतलब 2020 में जो भी उस टाइम में होंगे उनके बारे में पूछा गया। तो संजय खरोल थे उस समय, वर्तमान में मुझे याद नहीं है कि कौन है, लेकिन उस समय जो है संजय खरोल थे, ये सही उत्तर है। एप्पल कंपनी है किसका? एप्पल कंपनी क्या है? सेब उत्पादन करने का, कार बनाने का, कृषि संयंत्र बनाने का। तो आप जानते हैं कि एप्पल जो है, एप्पल मोबाइल होता है ना, ये लोग आप मोबाइल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, एप्पल मोबाइल होता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। विकल्प सी में आपका उत्तर है 21 जून। 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि रूट के अंदर है 1024, तो 32 32 1024 होता है, यानी 32 गुना 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 32। अगली बार है क्वेश्चन नंबर 90, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन है? तो हम लोग जो ये ग्राम काशिल है ना आपका, ये गोराडी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है और गोराडी प्रखंड जो है ये कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। तो आपको बताना था कि आपका विधायक कौन है। 2019 में विधानसभा चुनाव नहीं, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो विधानसभा आपके कौन है? अजय मंडल, बुलो मंडल और अजीत शर्मा या सदानंद सिंह। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सदानंद सिंह। विधानसभा के सदस्य कौन चुने गए थे अपने क्षेत्र से? सदानंद बाबू। आइए अगला है, अंग्रेजी शब्द क्या लिखा हुआ है? ऑथेंटिक का हिंदी अर्थ क्या है? ऑथेंटिक का हिंदी अर्थ हो जाता है प्रामाणिक। क्या अर्थ हो जाएगा? प्रामाणिक, यहाँ पर सी है। रघुवंशम कालिदास की लिखी हुई रचना है। कालिदास नहीं, ये नहीं, कालिदास विकल्प ए में है, रघुवंशम कालिदास। ठीक है, आइए अगला है, डेंगू फैलता है। डेंगू क्या है? डेंगू फैलता है, तो डेंगू फैलता है, डेंगू मच्छर आप लोग खूब नाम सुने होंगे।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनाफिलीज मच्छर से या एडिज मच्छर से। तो एनाफिलीज मच्छर से डेंगू नहीं फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा कि एडिज मच्छर से डेंगू फैलता है। उसके बाद पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है, रीजनिंग भी है और बायोलॉजी भी है, दोनों बात इसमें है। रतौंधी का जो संबंध जो है विटामिन ए से है, वही संबंध बेरी बेरी का किससे होगा? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो ये आपका विकल्प बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है प्याज क्या है? प्याज जो है जड़ है, पत्ती है, तना है, क्या है प्याज? तो प्याज जो है ना रियल में वो तना है। प्याज क्या है? तना है, तना। प्याज क्या है? तना है। उसके बाद अगला है लोकनायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण का प्रसिद्ध नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इसने बोलते हैं। उसके बाद आइए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है मोसले ने किया, मोसले, ठीक है, मोसले आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? मोसले ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक कि ऋणात्मक? तो सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। घर्षण क्या होता है? उल्टा लगता है, आप धकेल रहे हैं उधर तो उसके विपरीत में लगता है। घर्षण के कारण ही कोई वस्तु घिस जाता है। आप चप्पल पहनते हैं ना, घर्षण के कारण घिस जाता है, घिस जाने के बाद घर्षण का मान कम हो जाता है। घर्षण का मान जैसे कम हो जाता है आप चलते हैं बस फिसल जाते हैं। आइए अगला नाम क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 100, सर्वोदय ये नाम है, हमारे टीम में भी एक मेंबर है, शिक्षित मेंबर है, शिक्षक हैं, तो सर्वोदय सर है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। तो ये हम लोग 100 के 100 प्रश्न पर डिस्कशन कर लिए हैं। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा वर्ष 2020 में हुए केबीसी के क्लास 6 to 8 के लिए जो प्रश्न पत्र था उसके 100 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन देखना चाहिए, हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार से सेट करते हैं यह देखेंगे तो आपको बहुत सारा अनुभव होगा। और फिर जो है एग्ज़ाम जब 2022 में आप देंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सुविधा होगी क्वेश्चन डील करने में। आप जब घर में इसके लिए तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सहूलियत होगी कि आखिर किस प्रकार का प्रश्न सेट किया जाता है। उस पर क्वेश्चन बहुत लोगों के पास होगा भी, लेकिन आप लोग 1 साल तक तो किसी चीज़ को संभाल कर रखते नहीं हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, शाही पाठशाला जो है आपका जो KBC.Kasil है यहाँ पर आपको सब कुछ उपलब्ध रहता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हमारा इस बार का कार्यक्रम जो है वह 14 मार्च को फाइनल KBC स्टेज शो होने जा रहा है और 6 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी सूचनाएं आपके YouTube पर दिया हुआ है, KBC.Kasil पर दिया हुआ है। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, प्राप्त करनी हो तो आप KBC.Kasil सर्च करके, या आप वीडियो देख ही रहे हैं तो दूसरा वीडियो सर्च करके वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।